अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर 3A लेक्चर 3 की ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन और फिर एनालिसिस करने के बाद डबल एंट्री सिस्टम के तहत अकाउंट्स की या ट्रांजैक्शंस की जर्नल के अंदर जो है वो पोस्टिंग शामिल है। हमने लेक्चर 3 के अंदर भी ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस किया था और आज प्रैक्टिस के लिए मैंने एक सपोज एग्जांपल लेते हुए 14 ट्रांजैक्शन से एग्जांपल पिक की है, जिसका हम इसमें दिए गए ट्रांजैक्शंस का हम एनालिसिस करेंगे और फिर डबल एंट्री सिस्टम के तहत उसी ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर हम किस तरीके से पोस्ट करते हैं वो देखेंगे। जर्नल का फॉर्मेट आपके सामने है। यहाँ पर जर्नल बेसिकली समहाउ 5 कॉलम्स हैं। बेसिकली ये जो रजिस्टर है, जिसका जो अकाउंटिंग साइकिल का पहला फेज है, जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं। इसका एक कॉलम जो है वो डेट का कॉलम होता है, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है, एक लेजर फोलियो का नाम से कॉलम होता है। यहाँ पर LF स्टैंड कर रहा है उसके लिए। एक कॉलम इसका डेबिट का होता है, एक कॉलम इसका क्रेडिट का होता है। मैंने यहाँ पर 2 पेजेस बना लिए हैं जर्नल के। अगर हमें दूसरे पेज की जरूरत पड़ी तो हम बाकी ट्रांजैक्शंस जो है वो वहाँ पर पोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस करते हैं। जो एग्जांपल मैंने पिक की है वो बेसिकली एक सपोज एग्जांपल है, जिसके अंदर एक फर्नीचर ट्रेडिंग बिजनेस है जो ट्रांजैक्शंस कर रहा है बिजनेस स्टार्ट होने के, गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग की। तो हम देखते हैं कि हर ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस किस तरीके से होगा और फिर जर्नल के अंदर डबल एंट्री सिस्टम के तहत हम उसकी पोस्टिंग किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, इसके अंदर ट्रांजैक्शन नंबर 1 के अंदर मिस्टर अली स्टार्टेड फर्नीचर ट्रेडिंग बिजनेस विद कैश ₹500,000। बिजनेस स्टार्ट किया गया है, फर्नीचर ट्रेडिंग बिजनेस है और बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपया लगाया गया है। ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है कि एक बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है 5 लाख रुपए से। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, उसमें पैसा इंजर्ट किया जाता है या इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो उसके अंदर आमतौर पर जब कैश ट्रांजैक्शन होता है तो आमतौर पर 2 अकाउंट्स जो है वो इफेक्ट होते हैं। ये 2 अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम के तहत 2 अकाउंट्स जो है या 2 रजिस्टर्स जो हैं उनके अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है। एक जो रजिस्टर जिसके अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है वो कैश अकाउंट होता है और दूसरा रजिस्टर जिसके अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है वो बेसिकली कैपिटल अकाउंट होता है। 5 लाख रुपया एक अकाउंट कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट को डिस्टर्ब करेगा या फिर कैश अकाउंट में उसकी रिकॉर्डिंग होगी, और एक कैपिटल अकाउंट ये कैपिटल अकाउंट का रजिस्टर होगा जिसमें रिकॉर्डिंग होगी। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका इफेक्ट 2 अकाउंट्स के ऊपर जाएगा, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट का ताल्लुक एसेट्स के साथ है, जैसे हमने लेक्चर 3 के अंदर कहा था कि अकाउंट्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक इन 5 हेड्स के साथ ही होता है। और एज पर रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट हम इन ट्रांजैक्शंस को, इन अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। कैश अकाउंट का ताल्लुक एसेट्स के साथ है। जब भी बिजनेस के अंदर कैश आता है तो एसेट्स अकाउंट के अंदर इजाफा हो जाता है। जब भी एसेट्स के अंदर इजाफा होता है हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। कैपिटल अकाउंट का ताल्लुक कैपिटल के साथ है और इसमें जब भी इजाफा होता है हम इसको क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल को हम जो है वो क्रेडिट करेंगे। सो एक अकाउंट जो है इसके अंदर डेबिट हो गया, एक अकाउंट जो है इसके अंदर क्रेडिट हो गया। मैं इसको रिपीट करता चलूँ। ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस स्टार्ट किया गया है, उसमें पैसा लगाया गया है। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा पैसा लगेगा, 2 अकाउंट जो है उसके अंदर इस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होगी या 2 रजिस्टर्स के अंदर रिकॉर्डिंग होगी। एक रजिस्टर कैश अकाउंट का रजिस्टर कहलाएगा, एक रजिस्टर जो है वो कैपिटल अकाउंट का रजिस्टर कहलाएगा। कैश अकाउंट का ताल्लुक एसेट्स के साथ है क्योंकि कैश के अंदर इजाफा हो रहा है, तो जब भी एसेट्स में इजाफा होता है हम उसको डेबिट करते हैं। और कैपिटल अकाउंट का ताल्लुक कैपिटल के साथ है, जब भी कैपिटल में इजाफा होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 का इम्पैक्ट जो है वो 2 रजिस्टर्स के ऊपर आएगा। मैं एक ट्रांजैक्शन आउट करता चलूँ, फिर हम इसकी जर्नल के अंदर पोस्टिंग करते हैं। जब हम सेकंड ट्रांजैक्शन को देखते हैं
उसके अंदर मिस्टर अली ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹250,000। मिस्टर अली ने अपने बैंक बिजनेस का नाम से एक अकाउंट ओपन करवा लिया बैंक के अंदर और वहां पर पैसे जो है वो जमा करा दिए। आमतौर पर यही सपोज किया जाएगा कि जो पैसा मिस्टर अली के पास बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ था वही पैसा जाकर उन्होंने बैंक के अंदर जो है वो अकाउंट ओपन उससे करवा लिया। तो हुआ क्या कि कैश जो है वो ऑफिस से निकलकर बैंक के अंदर चला गया। यहाँ पर भी दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक अकाउंट कहलाएगा कैश अकाउंट और एक अकाउंट कहलाएगा बैंक अकाउंट। तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 के अंदर भी दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट का ताल्लुक भी एसेट के हेड के साथ है और बैंक अकाउंट का ताल्लुक भी एसेट के हेड के साथ है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो कैश अकाउंट है इसके अंदर कमी आ रही है क्योंकि 2,50,000 रुपया यहाँ से निकल गया और ये 2,50,000 रुपया बेसिकली बैंक के अंदर चला गया है। सो बैंक के अकाउंट के अंदर इजाफा हुआ है, तो ये हमारा एसेट है तो हम इसको डेबिट करेंगे। और कैश के अकाउंट के अंदर जो है वो कमी है क्योंकि बिजनेस से कैश निकल गया और बैंक में ट्रांसफर हो गया तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो अगेन एक अकाउंट डेबिट हो गया, सॉरी एक अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया और एक अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसको मैंने थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया, इसको मुझे यूं लिखना चाहिए था कि जो डेबिट वाला अकाउंट है वो आमतौर पर ऊपर लिखा जाता है और जो क्रेडिट वाला अकाउंट है वो आमतौर पर नीचे लिखा जाता है। तो जब मैं इसकी जर्नल में एंट्री पोस्ट करूंगा उस तक मैं इसको करेक्ट तरीके से जो है वो मेंशन कर दूंगा। ओके, अब हम जब इसकी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करते हैं जर्नल के अंदर तो हम इसको इस तरह करेंगे कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस में एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट करते हैं तो जो सा अकाउंट डेबिट नेचर का होता है उसको हम पहले लिखते हैं और जो सा अकाउंट क्रेडिट नेचर का होता है या क्रेडिट होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। जर्नल में इसकी पोस्टिंग किस तरीके से होगी तो हम पहले ट्रांजैक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट और डेबिट में उसकी अमाउंट लिख देंगे 5 लाख। कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, हम थोड़ी सी इंडेंटिंग देंगे, स्पेस क्रिएट करेंगे और स्पेस के बाद लिखेंगे कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट कॉलम के अंदर इसकी अमाउंट लिख देंगे 5 लाख। लेजर फॉलोइंग की कोई एंट्री मैं यहाँ पर नहीं कर रहा। डेट के अंदर जिस दिन ट्रांजैक्शन हो उस दिन जो है उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है क्योंकि हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन को नंबर दे रहे हैं 1 2 3 के लिहाज से। तो मैंने डेट के अंदर ट्रांजैक्शन नंबर 1 था इसलिए ट्रांजैक्शन डेट के अंदर जो है मैंने 1 लिख दिया। अब मैंने पहले ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करने के बाद जो सा अकाउंट डेबिट हो रहा था उसको पहले लिखा और जो सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा था उसको बाद में लिखा। जर्नल एंट्री पोस्ट करने का एक कस्टमाइज तरीका है कि जो सी अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको पहले लिखें, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस दें और जो से अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको नीचे लिखें। डेबिट कॉलम के अंदर डेबिट अमाउंट आ जाएगी, क्रेडिट कॉलम के अंदर क्रेडिट अमाउंट आएगी। जर्नल एंट्री जो कस्टमाइज्ड वे के अंदर लिखी जर्नल के अंदर पास की जाती है उसके अंदर एक वर्ड इस्तेमाल होता है नरेशन का। नरेशन बेसिकली एक शॉर्ट स्टेटमेंट होती है जो एंट्री को एक्सप्लेन करती है कि एंट्री किस चीज के लिए है। जिस तरह हमने आपके पास सामने स्लाइड पर आ रहा होगा कि ये पहली एंट्री थी, ये बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री जिसके अंदर बिजनेस के अंदर पैसा लगाया गया था उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम नरेशन भी कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट अडॉप्ट करेंगे जिससे पता चल जाए कि ट्रांजैक्शन किस चीज का है। तो हम ये लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश तो हमारी पहली एंट्री जो है वो पास हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख दिया बिजनेस स्टार्टेड विद कैश और ₹500,000 से बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो गया। दूसरी एंट्री जो है उसके अंदर मैंने दो अकाउंट्स को बताया कि दो अकाउंट्स में इफेक्ट होंगे। एक अकाउंट कैश अकाउंट है, एक अकाउंट बैंक अकाउंट है। कैश अकाउंट के अंदर से पैसा कम हो रहा है तो ये बेसिकली कैश का ताल्लुक एसेट्स के साथ है। जब भी एसेट्स में कमी होती है हम उसको क्रेडिट करते हैं। बैंक अकाउंट का ताल्लुक भी एसेट्स के साथ है, इसमें इजाफा हो रहा है। जब भी एसेट्स अकाउंट के अंदर इजाफा हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एनालिसिस किया, लेकिन जब हम इसको जर्नल के अंदर हम इसकी कॉस्टिंग करेंगे तो हम इसकी कॉस्टिंग जो है तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इंडेंट करेंगे, स्पेस देंगे और जो सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको बाद में लिखेंगे। तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 की कॉस्टिंग ऐसी होगी, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट स्पेस देकर कैश अकाउंट क्रेडिट और जो इसकी अमाउंट है 250,000
वो हम यहाँ पर लिखेंगे। मैंने 250K लिख दिया है, यानी 2,50,000 रुपये। यहाँ पर इसकी नरेशन लिखेंगे और अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। नरेशन लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिट या बैंक अकाउंट ओपन एंड अमाउंट कैश डिपॉजिट ₹250,000 इन द बैंक। अब ये स्टेटमेंट लिख लें, या अगर आपको स्टेटमेंट बनाने में मुश्किल हो रही हो तो जो आपका ट्रांजैक्शन है आप वहीं से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट भी नरेशन के अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थी हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन। उसके बाद हम थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन के अंदर है मिस्टर अली परचेज फर्नीचर मर्चेंडाइज फॉर ₹50,000 ऑन कैश। क्योंकि ये ट्रेडिंग का बिजनेस है, फर्नीचर ट्रेडिंग का बिजनेस है, फर्नीचर परचेज किया जाता है और फर्नीचर सेल आउट किया जाता है। सो मर्चेंडाइज से मुराद होता है ऐसी गुड्स जो आप फर्दर बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो जो फर्नीचर बेचना था उसी फर्नीचर को परचेज किया गया है। तो जब भी फर्नीचर या मर्चेंडाइज या गुड्स जो हैं, जिनको आमतौर पर हम मर्चेंडाइज या गुड्स कहते हैं, जब भी गुड्स परचेज की जाती हैं तो हम परचेजेस के नाम से उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और कैश हमने पे किया। तो अगेन इस ट्रांजैक्शन के अंदर भी दो अकाउंट्स जो हैं वो इफेक्ट होंगे। एक अकाउंट कहलाएगा परचेज अकाउंट, जिसके अंदर अमाउंट आएगी 50,000 की। एक अकाउंट कहलाएगा कैश अकाउंट, जिसके अंदर अमाउंट आएगी 50,000 की। तो दो अकाउंट यहाँ पर गेम डिस्टर्ब हो रहे हैं। परचेज अकाउंट क्योंकि हमने परचेजेस की, फर्नीचर परचेज किया, एक उसमें हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे इतना फर्नीचर परचेज किया, और इस फर्नीचर परचेज करने के ऊपर हमने कैश पे किया। तो हम कैश के रजिस्टर के अंदर या कैश के अकाउंट के अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे कि इतना कैश हमारे पास से चला गया। अब परचेज, अब इसमें से कौन सी अमाउंट डेबिट होगी और कौन सी अमाउंट क्रेडिट होगी हम देखेंगे। परचेज अकाउंट का ताल्लुक किसके साथ है? तो परचेज अकाउंट का ताल्लुक जो है वो एक्सपेंस की हेड के साथ है, और परचेजेस में क्योंकि इजाफा हुआ है, इससे पहले कोई परचेज नहीं थी, आप लोगों ने परचेजेस की हैं। तो जब भी परचेजेस के अंदर या एक्सपेंस के अंदर इजाफा हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। कैश का ताल्लुक जो है वो एसेट्स के साथ है। कैश हमने पे किया है, कैश हमारा कम हो गया है तो हमारा एसेट्स कम हुआ। जब भी एसेट्स में कमी आती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन का एनालिसिस होगा कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर भी दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। और जब हम इस एनालिसिस के बाद इस एंट्री को हमने पोस्ट करना है जर्नल के अंदर, तो हम जो डेबिट वाली अमाउंट है उसको पहले लिखेंगे और क्रेडिट वाली अमाउंट को बाद में लिखेंगे। तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 के अंदर परचेज अकाउंट डेबिट पहले आएगा, अमाउंट आ जाएगी 50,000 से, मैं 50K लिख देता हूँ, और कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, स्पेस देके और यहाँ पे लिख देता हूँ 50K, और यहाँ पर आप नरेशन लिखेंगे यानी एक शॉर्ट स्टेटमेंट, फर्नीचर परचेज ऑन कैश फॉर ₹50,000 ये लिखते हैं। अगर आप एक स्टेटमेंट ना बना सकें तो जो ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट दी गई है उसी को आप इस्तेमाल करते हुए एंट्री जो है वो पास कर सकते हैं। सो इसके बाद हम ट्रांजैक्शन नंबर 4 करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 के अंदर Mr. Ali purchased furniture merchandise for ₹250,000 on credit from Park Furniture। ट्रांजैक्शन नंबर 3 के अंदर भी परचेजेस की गई हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 4 के अंदर भी परचेजेस की जा रही हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन नंबर 3 और ट्रांजैक्शन नंबर 4 में फर्क इस बात का है कि यहाँ पर जो परचेजेस की गई हैं वो कैश के ऊपर की गई हैं, आपने कैश पेमेंट की है और परचेजेस कर ली हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में जो परचेजेस की जा रही हैं वो ऑन क्रेडिट की जा रही हैं पार्क फर्नीचर के, कैश पेमेंट नहीं की जा रही। हमने परचेजेस की हैं और हमने उधार पर की है। अगेन परचेज वाला ट्रांजैक्शन है, तो जब भी परचेज होंगी आपके जो अकाउंट अफेक्ट होगा वो परचेज अकाउंट होगा। परचेजेस की गई है 2,50,000 की, तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा 2,50,000 से। दूसरा अकाउंट भी यहाँ पे डिस्टर्ब होगा या अफेक्ट होगा, वो पार्क फर्नीचर का नाम आएगा, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमने कैश पेमेंट नहीं की, पिछले ट्रांजैक्शन में हमने कैश पेमेंट की थी, तो हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया था। तो यहाँ पर हमने कैश नहीं पे किया, तो जिस इंडिविजुअल से हमने चीज़ें परचेज की हैं हम उसका नाम यहाँ पर लिख लेंगे, ताकि हमारे रिकॉर्ड में रहे कि आने वाले दिनों के अंदर हमने किसकी पेमेंट करनी है। तो जो दूसरा अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट होगा दैट विल बी पार्क फर्नीचर, 2,50,000। अब इसमें से कौन सी अमाउंट डेबिट होगी और कौन सी अमाउंट क्रेडिट होगी हम देखेंगे। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का जो हेड है वो एक्सपेंस है, तो परचेजेस के अंदर इजाफा हो रहा है, एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है। जब भी एक्सपेंस में इजाफा होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट को हम
डेबिट करते हैं। पार्क फर्नीचर हमारी लाइबिलिटी है, ये वो लोग हैं जिनको हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है और जिनकी हमने अदायगी फ्यूचर में करनी हो वो हमारी लाइबिलिटी कहलाती है। और लाइबिलिटी का ताल्लुक या पार्क फर्नीचर का ताल्लुक जो है वो लाइबिलिटी के हेड के साथ है, क्योंकि इसमें इजाफा हुआ है। अब हमने उनके पहले कोई पेमेंट नहीं करनी थी, परचेजेस करने के बाद उनके हमने 2,50,000 वापस करने हैं, तो लाइबिलिटी में इजाफा हो गया। तो लाइबिलिटी में जब भी इजाफा होता है हम उसको क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारे पास पार्क फर्नीचर जो है वो लाइबिलिटी के तौर पर आएगा और हम इसको क्रेडिट करेंगे। जब हम इसकी जर्नल एंट्री के अंदर पोस्टिंग करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, परचेज अकाउंट को पहले लिखेंगे क्योंकि जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो पहले लिखा जाता है, और पार्क फर्नीचर अकाउंट जो है वो बाद में आएगा तो हम इसको बाद में लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री जो है आप साथ साथ खुद पास करते रहिए। ट्रांजेक्शन नंबर 5 पर चलते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 5 के अंदर मिस्टर अली स्पेंट ₹10,000 ऑन इलेक्ट्रिक फिटिंग एंड पेड कैश। इलेक्ट्रिक फिटिंग से मुराद ये आपके फैंस वगैरह हो सकते हैं, बोर्ड्स वगैरह हो सकते हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह हो सकती हैं, तमाम इलेक्ट्रिक फिटिंग कहलाती हैं। और क्योंकि ये हम एक्सपेंस आउट कर रहे हैं, चीज़ें परचेज कर रहे हैं, लेकिन इनको हम एक्सपेंस नहीं कहते हैं, इनको अपन एसेट्स कहते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो अप टू 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर तक हमें बेनिफिट देते रहते हैं। हम एक दफ़ा इनको परचेज कर लेते हैं, फिर ये सारा साल तक हमारे इस्तेमाल में रहते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनको करने से उनका बेनिफिट 1 साल तक या उससे ज़्यादा समय तक हमारे पास आए, तो वो एक्सपेंस जो है वो आइटम हम एक्सपेंस के अंदर नहीं बल्कि हम उसको एसेट्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब इस ट्रांजेक्शन नंबर 5 के अंदर 2 अकाउंट जो है वो इफेक्ट होंगे। एक इलेक्ट्रिकल फिटिंग अकाउंट जिसकी अमाउंट है 10,000 और हमने क्योंकि कैश पे किया तो दूसरा रिकॉर्ड हम करेंगे कैश के अंदर 10,000। एक अकाउंट कैश का, एक अकाउंट इलेक्ट्रिकल फिटिंग का। इलेक्ट्रिकल फिटिंग का ताल्लुक एसेट्स के साथ है, इसमें इजाफा हुआ है तो हम इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट में जब भी इजाफा हो हम उसको डेबिट करते हैं। कैश का ताल्लुक भी एसेट्स के साथ है, लेकिन इसमें कमी हुई, हमने पेमेंट की, हमारा बिजनेस से कैश कम हो गया, तो एसेट्स में जब कमी हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। और जब हम इसकी जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे तो डेबिट वाली अमाउंट पहले आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल फिटिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ट्रांजेक्शन नंबर 6 करते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹50,000। हमने चीजें बेची हैं और हम कैश के ऊपर बेची हैं। जब कैश के ऊपर बेची हैं तो हमारे पास 50,000 जो है वो कैश आया है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹50,000। जब भी हम चीजें बेचते हैं तो हमारे 2 अकाउंट जो है वो इफेक्ट होते हैं। एक उसके अंदर कैश अकाउंट होता है और एक सेल अकाउंट होगा, और अमाउंट इसके अंदर आएगी इन अकाउंट्स के अंदर 50,000 ईच। अब यहां पे देख लें, जब भी चीजें बेचेंगे 2 अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, एक कैश अकाउंट और एक सेल अकाउंट। कैश अकाउंट का ताल्लुक एसेट्स के साथ है, इसमें इजाफा हुआ है तो हम इसको डेबिट कर देंगे। सेल अकाउंट का ताल्लुक इनकम के साथ है, इनकम में इजाफा हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, इनकम में इजाफा हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो एक अकाउंट हमारे पास डेबिट का आ गया, एक अकाउंट हमारे पास क्रेडिट का आ गया। जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे जर्नल के पेज के ऊपर तो हम कैश अकाउंट को पहले लिखेंगे, वो डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट पहले लिखेंगे, उसके बाद इंडेंट करने के बाद स्पेस देने के बाद सेल अकाउंट लिखेंगे और आगे कॉलम के अंदर उसकी अमाउंट लिख देंगे और ये लिखते हैं गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। हमारी 6 एंट्री जो है वो इस तरीके से पास होगी। 7 एंट्री को देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बिलाल, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बिलाल फॉर ₹50,000। हमने चीजें बेची हैं 50,000 रुपए की मिस्टर बिलाल को। ट्रांजेक्शन नंबर 6 के अंदर भी हमने चीजें बेची हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 7 के अंदर भी हम चीजें बेच रहे हैं, लेकिन दोनों ट्रांजेक्शन में फर्क ये है कि ट्रांजेक्शन नंबर 6 के अंदर उसने ये कहा जो चीजें बेची हैं वो कैश पे बेची हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 7 के अंदर जो ट्रांजेक्शन उसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने कैश पर बेची हैं, बल्कि जिस इंडिविजुअल को बेची हैं आपने उसका नाम वहां पर मेंशन कर दिया। तो अकाउंटिंग के अंदर एक जनरल कस्टम ये है कि जब कभी परचेज और सेल का ट्रांजैक्शन दिया जाए, परचेज और
सेल का ट्रांजैक्शन दिया जाए और जिस इंडिविजुअल से परचेज हो रही है या जिस इंडिविजुअल को सेल की जा रही है उनका नाम लिखा हो और कैश वर्ड का जिक्र ना हो, तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा ट्रांजैक्शन परचेज या सेल का जिसमें परचेज और सेल हो रही हो और जिस इंडिविजुअल को परचेज या सेल की जा रही है उनका नाम मेंशन है और कैश का जिक्र नहीं कि आपने चीजें कैश पर बेची हैं या कैश पर खरीदी हैं, तो फिर वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट का ट्रांजैक्शन यानी उधार का ट्रांजैक्शन होता है। जिस तरह ट्रांजैक्शन नंबर 7 के अंदर बिलाल को चीजें बेची गई हैं और 50,000 रुपए बेची गई हैं। अब यहाँ पर ना क्रेडिट का जिक्र है कि आपने उधार पर बेची है, ना इस बात का जिक्र है कि आपने उसे कैश के ऊपर बेची है। तो क्यों अगर ऐसा हो और इंडिविजुअल का नाम मेंशन हो तो ये उधार का ट्रांजैक्शन है। हम इस ट्रांजैक्शन को उधार के ट्रांजैक्शन पे लेंगे। सो हमने सेल की ट्रांजैक्शन नंबर 7 के अंदर दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक अकाउंट सेल का होगा और एक अकाउंट बिलाल का होगा। मैं इस ट्रांजैक्शन को रिपीट करके लिख देता हूं क्योंकि डेबिट वाली अमाउंट आमतौर पर हम पहले लिखते हैं। एक अकाउंट यहां पर बिलाल का आ जाएगा और एक अकाउंट यहां पर सेल का आ जाएगा और अमाउंट जो हमारे पास है वो है 50,000 की। अब जिस इंडिविजुअल को हमने उधार पर चीजें बेची हैं क्योंकि वो हमें कैश नहीं दे रहा, हमारे पास कैश नहीं आ रहा, जिस तरह ट्रांजैक्शन नंबर 6 में आया, तो हमने उस बंदे का नाम लिख लिया क्योंकि हमने फ्यूचर में उससे पेमेंट लेनी है। तो जिन लोगों को हमने फ्यूचर में पेमेंट देनी हो वो हमारी लायबिलिटी कहलाते हैं, जिस तरह पाक फर्नीचर था, और जिनसे हमने पेमेंट लेनी हो वो हमारे एसेट्स कहलाते हैं क्योंकि वो फ्यूचर में हमें पेमेंट करेंगे। और बिलाल हमारा एसेट है क्योंकि हमने इनको चीजें उधार पर बेची है और फ्यूचर में पेमेंट लेंगे। तो जिनसे हमें पेमेंट लेनी है वो हमारे एसेट्स हैं। एसेट में जब भी इजाफा हो हम उसको डेबिट करते हैं, तो बिलाल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। सेल का ताल्लुक इनकम के साथ है, इनकम में जब भी इजाफा होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो सेल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ये था ट्रांजैक्शन नंबर 6। ट्रांजैक्शन नंबर 8 के अंदर गुड्स रिटर्न टू पाक फर्नीचर फॉर ₹5,000 बीइंग डिफेक्टिव। हमने पाक फर्नीचर से 2,50,000 मालियत का फर्नीचर परचेज किया था। उस 2,50,000 रुपए में से वो कह रहा है कि 5,000 मालियत का फर्नीचर जो है वो खराब है और आपने वापस कर दिया। हमने ये सामान जो है वो उधार पर लिया था और अभी तक हमने उसकी पेमेंट नहीं की। अब जब इस 2,50,000 रुपए में से 50,000 का सामान डिफेक्टिव हो गया है, हम इसको वापस करने जा रहे हैं, तो हम उसको वापस करेंगे तो कोई पेमेंट नहीं करेंगे, बल्कि जो हमने रिकॉर्ड नाम लिखा था उसका कि हमने इसको 2,50,000 रुपए देने हैं, हम इसमें से 5,000 रुपए काट लेंगे कि अब हमने इसको 5,000 रुपए 2,50,000 में से 5,000 रुपए नहीं देने। तो किस तरीके से करेंगे, इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एनालिसिस उसको भी देखते हैं, फिर इसकी एंट्री कैसे होगी उसको भी देखते हैं। तो जब हमने फर्नीचर वापस किया, जब हमने चीजें परचेज की, तो हमने रिकॉर्डिंग की परचेज अकाउंट के अंदर, हमने इतना सामान परचेज कर लिया। जब हम सामान वापस करते हैं तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं परचेज रिटर्न्स के नाम से। इसको रिटर्न्स आउटवर्ड भी कहते हैं। जब हम चीजें वापस करते हैं, जब हम चीजें परचेज करते हैं तो हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट में, और जब वही परचेज की चीजें हम वापस करते हैं तो हम उसके लिए एक नया अकाउंट या एक नया रजिस्टर बना लेते हैं जिसको हम परचेज रिटर्न्स का नाम देते हैं। और वो इंडिविजुअल जिसका हमने नाम लिखा था हमारे पास, जिसको हमने पेमेंट करनी थी, हम उसका रिकॉर्ड को नाम यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पाक फर्नीचर अकाउंट 5,000 से और परचेज रिटर्न्स अकाउंट 5,000 से। ये हमारी अब इसमें पाक फर्नीचर जो है हमारी लायबिलिटी थी। हमने ट्रांजैक्शन नंबर 4 के मुताबिक इनके 2,50,000 रुपए देने हैं। जब हमने इनको 5,000 मालिक का सामान वापस कर दिया है तो हमारी लायबिलिटी 5,000 से कम होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हमने ट्रांजैक्शन नंबर 4 में पाक फर्नीचर से 2,50,000 मालियत का सामान परचेज किया तो हमने इनके 2,50,000 रुपए देने थे, हमारी लायबिलिटी थी 2,50,000 की। अब 5,000 का सामान खराब हुआ तो हमने इनको 5,000 का सामान वापस कर दिया, तो हमारी लायबिलिटी 2,50,000 से कम होकर 2,45,000 पर चली गई, क्योंकि 5,000 का सामान हमने इनको वापस किया है। तो जितनी अमाउंट से हमारी लायबिलिटी कम होगी उस अमाउंट से हम अपनी लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे। जो 250 की थी वो 5,000 से कम होगी। तो लायबिलिटी में जब भी कमी होती है हम उसको
डेबिट करते हैं। सो पार्क फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे 5000 से। इसका इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ पर हमने 2,50,000 से इसको क्रेडिट किया हुआ था, यहाँ पर हम 5000 से डेबिट कर रहे हैं। तो जब इस क्रेडिट और इस डेबिट को इवेंचुअली हम नेट ऑफ करेंगे तो बाकी हमारे पास ये क्रेडिट और ये डेबिट आपस में कैंसिल होते हुए बाकी क्रेडिट का हमारे पास 2,45,000 रह जाएगा। इसलिए हमने पार्क फर्नीचर को यहाँ पर डेबिट किया। दूसरा अकाउंट जो हमारे पास है वो परचेज रिटर्न्स का है, जो बिल्कुल परचेज के ऑपोजिट होते हैं। जब हम परचेजेस करते हैं तो हमारे एक्सपेंस में इजाफा होता है, जब हम परचेज का सामान वापस करते हैं, परचेज रिटर्न्स करते हैं, तो हमारे एक्सपेंस के अंदर कमी होती है। इसलिए परचेज रिटर्न्स के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। सो इस एंट्री के अंदर पार्क फर्नीचर डेबिट होगा और परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट होगा। जब हम इसकी एंट्री करेंगे परचेज जर्नल के अंदर तो डेबिट वाली अमाउंट पहले लिखते हुए पार्क फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5000 से, स्पेस देते हुए परचेज रिटर्न्स अकाउंट क्रेडिट 5000 से और नीचे लिख देंगे गुड्स रिटर्न्स टू पार्क फर्नीचर बीइंग डिफेक्टिव फॉर ₹5000। ट्रांजैक्शन नंबर 9 करते हैं जिसके अंदर पेमेंट मेड टू पार्क फर्नीचर ₹43,000 बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ एक अकाउंट। तो ट्रांजैक्शन नंबर 9 है हमारे पास यहाँ पर, जिसके अंदर हम पेमेंट कर रहे हैं पार्क फर्नीचर को 2,43,000 रुपए की इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है जो कुछ आपने देना था, जो कुछ आपके जिम्मे था, उसके लिए आपने 2,43,000 रुपए दिए और मामला आपका खत्म हो गया। अब अगर हम देखें पार्क फर्नीचर से हमारे अब तक 2 ट्रांजेक्शन हुए हैं। एक ये वाला ट्रांजेक्शन नंबर 4 जिसके अंदर हमने उनसे 2,50,000 का सामान लिया, फिर हमने ट्रांजेक्शन नंबर 8 के अंदर उनको 5,000 का सामान वापस कर दिया, तो अब हमारे जिम्मे उनके 2,45,000 थे। ट्रांजेक्शन नंबर 9 के अंदर हमने 2,45,000 के बदले उनको 2,43,000 रुपए दे दिया और फुल सेटलमेंट होगी। फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि आपका अकाउंट खत्म हो गया, अब आपके जिम्मे कोई पैसे नहीं रह गए 2,43,000 देकर, हालांकि आपने उनके 2,45,000 देने थे। तो यहाँ पर फुल सेटलमेंट का मतलब ये बना कि उन्होंने आपको डिस्काउंट दिया है, उन्होंने आपको 2,000 रुपए छोड़ दिए हैं, उन्होंने आपको 2,000 रुपए छोड़ दिए हैं। तो जो पैसे उन्होंने आपको छोड़े हैं वो डिस्काउंट रिसीव कहलाता है, वो डिस्काउंट रिसीव। और इस 2,000 को हम अलग से एक अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, अलग से एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर हम मिलने वाले डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते रहते हैं और उसके लिए हमने जो अकाउंट ओपन किया उसका कहते हैं डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। सो इस ट्रांजैक्शन के अंदर 3 अकाउंट इफेक्ट होंगे, इस ट्रांजैक्शन के अंदर 3 अकाउंट इफेक्ट होंगे। उनमें एक पार्क फर्नीचर, एक उसके अंदर डिस्काउंट रिसीव और एक इसके अंदर बैंक अकाउंट। पार्क फर्नीचर क्योंकि जब हमने उनकी पेमेंट कर दी, बल्कि मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, बैंक अकाउंट क्योंकि हमने उनको 2,43,000 का चेक दिया, तो बैंक अकाउंट से 2,43,000 रुपए कम हो जाएंगे। और बैंक अकाउंट का ताल्लुक किसके साथ है? एसेट के साथ। एसेट में जब भी कमी होती है हम उसको क्रेडिट करते हैं। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, 2,000 रुपए उन्होंने हमें छोड़े, जो पैसे हमें छोड़े हैं वो हमारे लिए क्या है? इनकम। इनकम में जब भी इजाफा होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट रिसीव का ताल्लुक किसके साथ है? इनकम के साथ। बैंक का ताल्लुक किसके साथ है? एसेट के साथ। इसमें कमी हुई हमने इसको क्रेडिट किया। डिस्काउंट रिसीव का ताल्लुक इनकम के साथ, इसमें इजाफा हुआ हमने इसको क्रेडिट किया। और पार्क फर्नीचर हमारा लायबिलिटी अकाउंट था, हमने उनके जो पैसे देने थे, कितने पेमेंट करनी थी? 2,45,000 की। 2,45,000 की लायबिलिटी 2,43,000 रुपए देके खत्म होगी। सो हमारी जो लायबिलिटी जो खत्म हुई है वो 2,45 की हुई है। और लायबिलिटी में जब भी कमी आती है हम उसको डेबिट करते हैं। मैं इसको रिपीट कर देता हूं, हमने उनके देने थे 2,45, एक्चुअली हमने उनको दिए 2,43। तो 2,43 देके जब मामला खत्म हुआ है तो इसका मतलब है कि 2,45 का अकाउंट खत्म हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, 2,43 देकर 2,43,000 रुपए देकर जब मामला खत्म हुआ, अकाउंट खत्म हुआ, तो बेसिकली 2,45,000 की लायबिलिटी खत्म हुई। इसलिए हम कहेंगे 2,000 रुपए हमें डिस्काउंट मिल गया। तो पार्क फर्नीचर का ताल्लुक लायबिलिटी के साथ था, लायबिलिटी में कमी हो हम उसको डेबिट करते हैं। डिस्काउंट रिसीव का ताल्लुक इनकम के साथ था, इनकम में इजाफा हो हम उसको क्रेडिट करते हैं। बैंक अकाउंट का ताल्लुक एसेट्स के साथ था, एसेट्स में कमी हो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 9 ऐसे होगा। और जब हम इसकी जर्नल के अंदर पोस्टिंग करेंगे तो पोस्टिंग हम इस तरीके से करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे ट्रांजैक्शन नंबर 9 और यहां पर लिखेंगे पार्क फर्नीचर
245,000 स्पेस देंगे, क्योंकि डेबिट वाली अमाउंट हम हमेशा सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम क्रेडिट वाली अमाउंट लिखते हैं, और क्रेडिट वाली अमाउंट हमेशा डेबिट अकाउंट के नीचे स्पेस देने के बाद लिखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। यहां पर आ जाएगा क्रेडिट कॉलम के अंदर 2000 एंड 243K। स्पेस कम होने की वजह से मैंने के का वर्ड इस्तेमाल कर दिया, और यहां पर हम इसकी नरेशन लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम द पार्क फर्नीचर बीइंग 243,000 पेड इन बाय द बैंक। बैंक अकाउंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने जो है वो पेमेंट जो है वो चेक के थ्रू की थी। उसके बाद हमारे पास है ट्रांजैक्शन नंबर 10। ट्रांजैक्शन नंबर 10 के अंदर है कैश रिसीव फ्रॉम ₹48,000 फ्रॉम द बिलाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹50,000। इसका ताल्लुक है इस अकाउंट के साथ जो हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर 7 के साथ। ट्रांजैक्शन नंबर 7 हमारा उधार का ट्रांजैक्शन था, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन था, जिसके अंदर हमने बिलाल को 50,000 रुपए की सेल की थी और उससे कैश उस वक्त नहीं लिया था, और हमने लिखा था कि बिलाल अकाउंट 50,000 से डेबिट हो रहा है, यानी फ्यूचर में हम बिलाल से 50,000 रुपए लेंगे। अब ट्रांजैक्शन नंबर 10 के अंदर वो ये कह रहा है कि आपने 48,000 रुपीज लिया है बिलाल से इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹50,000। अगेन फुल सेटलमेंट का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब कि आपने लेन देन करके मामला खत्म किया है। वो लेन देन में क्या है कि 50,000 लेना था, उसके बदले आपने 48,000 रुपए लेके मामला फुल सेटल कर लिया, यानी कि आपने उनको पैसे छोड़ दिए हैं। तो जब हम पैसे लेते हैं तो हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव, और उसके लिए अलग रजिस्टर बनाते हैं, और जब हम किसी से लेने वाले पैसे छोड़ देते हैं तो हमारा डिस्काउंट अलाउड होता है, और उसको हम डिस्काउंट अलाउड के नाम से रिकॉर्ड कर लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम होती है, तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो अब इस अकाउंट के अंदर जो इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो हमारे अकाउंट इफेक्ट होंगे, उसमें एक कैश अकाउंट, क्योंकि हमने उससे 48,000 रुपया लिया है। एक इसके अंदर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, हमने उसको 2,000 रुपए छोड़े हैं, और तीसरा अकाउंट इसके अंदर होगा बिलाल का 50,000 के नाम। अब कैश हमारे पास 48,000 रुपए आया, क्योंकि उसने हमें 48,000 रुपए दिया। कैश का ताल्लुक जो है वो एसेट्स के साथ है, एसेट्स में जब भी इजाफा होता है हम उसको डेबिट करते हैं। 2,000 रुपए हमने उसको छोड़े डिस्काउंट अलाउड के। जब पैसे हम छोड़ते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस, जिस दिन जब हम पैसे हमें कोई छोड़ता है तो हमारे लिए वो बचत है, हमारे लिए वो इनकम है। जब हम किसी को पैसे छोड़ते हैं हम अपना नुकसान कर रहे हैं, जो उससे 2,000 लिया तो उसने 2,000 नहीं लिया, छोड़ दिया, हमारे लिए एक्सपेंस बना। एक्सपेंस में जब भी इजाफा होता है हम उसको डेबिट करते हैं। बिलाल हमारा एसेट था जिससे हमने 50,000 रुपए लेने थे, और इस मामले के अंदर आके 48,000 लेकर 2,000 छोड़ के हमने अपने 50,000 वाला मामला जो है वो सेटल कर लिया, यानी कि अपने डेटर्स को खत्म कर लिया। तो ये डेटर्स हमारा एसेट होता है। अब जब पेमेंट आ गई है तो ये खत्म हो गया। जब भी एसेट्स में कमी होगी तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, तो बिलाल के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इन शॉर्ट, डेटर से जब भी पैसे आ जाए हम उसको क्रेडिट करके खत्म करते हैं, क्योंकि हमेशा डेबिट का जो है वो आपके पास क्रेडिट के नाम से आएगा। उसको आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर 11। ट्रांजैक्शन नंबर 11 के अंदर गुड्स वर्थ ₹1,000 यूज्ड बाय मिस्टर अली फॉर हिज पर्सनल यूज। 10,000 का गुड्स थी जो उसने पर्सनल यूज की। फर्नीचर था जो वो बिजनेस करने के लिए सेलिंग करने के लिए परचेज किया था, उसी में से 10,000 का फर्नीचर उसने अपने पर्सनल यूज के अंदर ले आया। अब जो पर्सनल यूज होता है, जब भी आप पर्सनल यूज करते हैं तो हम इसके लिए अकाउंट ओपन कर लेते हैं या एक रजिस्टर बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्राइंग का रजिस्टर। ड्राइंग का रजिस्टर हर उस ट्रांजैक्शन को या हर उस चीज को रिकॉर्ड करता है जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस से निकाल कर ले जाता है। जब भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर कोई पैसा या कोई चीज लेकर आता है तो हम उस लाने वाले पैसे या चीज को कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और जब वो बिजनेस से कोई चीज निकाल कर लेकर जाता है तो हम उसको ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हुआ है कि जो चीजें उसने परचेज कर रखी थी, बिजनेस की मर्चेंडाइज गुड्स परचेज की थी, उसी में से 10,000 मालिक की चीजें जो है वो घर ले गया है इस्तेमाल करने के लिए। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट के अंदर दो अकाउंट जो है वो इफेक्ट होंगे। एक होगा ड्राइंग अकाउंट 10,000 से, और एक होगा परचेजेज अकाउंट 10,000। तो यहां पर
ट्रांजैक्शन नंबर 11 के अंदर 2 अकाउंट, ड्राइंग के पैसा जो सामान है वो घर के, और सामान कहां से क्या, बिजनेस की परचेज की हुई चीजों में से। सो आपकी जो परचेजेस हैं वो आपके एक्सपेंस था। थ्योरेटिकली तो आप यही कहेंगे कि आपके एक्सपेंस, तो आपका परचेज आपकी जो है वो कम हो गई है जो बिजनेस के लिए की थी आपने, वो हो किसी और मामले में इस्तेमाल गई हैं, इसलिए आप ये कहेंगे कि आपकी जो परचेजेस हैं वो कम हो गई हैं। और जब परचेजेस कम होंगी तो आपके एक्सपेंस में कमी आएगी, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। बेसिकली बिजनेस का एक्सपेंस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है इंडिविजुअल के नाम पर, तो बिजनेस का अपना जाती एक्सपेंस जो है वो कम हो जाता है। मैं सर बात को रिपीट कर रहा हूँ कि परचेजेस को हम कम करने का मतलब ये है कि परचेजेस बेसिकली बिजनेस का एक्सपेंस थी, मालिक का एक्सपेंस नहीं थी, ओनर के लिए एक्सपेंस नहीं थी, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस थी। जब इंडिविजुअल बिजनेस की हुई परचेजेस को अपने जाती इस्तेमाल में लेकर आता है तो हम उसको परचेजेस में से निकाल देते हैं, बिजनेस की परचेजेस में से निकाल देते हैं, उसको उस इंडिविजुअल के जिम्मे डाल देते हैं। तो इवेंचुअली बिजनेस के नाम से जो परचेजेस हुई होती हैं वो कम हो जाती हैं। अब ये 10,000 जो है बिजनेस के नाम से निकल जाएगा, इवेंचुअली इस ऑनर के नाम पर चला जाएगा जिसने इसको अपने जाती इस्तेमाल के लिए लिया है। तो हम ये कहेंगे उसका बेसिकली कैपिटल जो है हम वहां से इसको रिड्यूस कर देंगे। तो इसकी जो हम एंट्री यहाँ पे जब रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो हम बिजनेस की परचेज को 10,000 से कम करेंगे, क्योंकि परचेज का ताल्लुक एक्सपेंस के साथ है, एक्सपेंस में कमी है तो हम इसको 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। और ड्राइंग अकाउंट जो हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे, जो बेसिकली क्या है, कैपिटल का रिवर्स है, क्योंकि ड्राइंग करने से कैपिटल के अंदर कमी आती है। जब जिस तरह मैंने कहा ना कि जो बिजनेस की परचेजेस होती हैं, जब इंडिविजुअल उसको जाती इस्तेमाल में लेकर आता है तो बिजनेस की परचेजेस कम होती हैं और वो इंडिविजुअल के नाम पर ट्रांसफर हो जाती हैं। तो एक तरह जब वो कहते हैं बिजनेस की परचेजेस कम हुई हैं, तो आप ये भी कहेंगे मालिक ने जितना भी सरमाया लगाया था, जब उसने उसमें से कुछ चीजें अपने जाती इस्तेमाल में लेके गया है तो हम उसके सरमाए को कम कर देंगे, हम उसके सरमाए को कम कर देंगे। तो सरमाए को कम करने के लिए हम जो है वो ड्राइंग अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर देंगे। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये 10,000 का सामान निकालने से उस इंडिविजुअल का जो कैपिटल है वो 10,000 से कम हो जाएगा। तो जब भी कैपिटल 10,000 से कम होगा हम उसको डेबिट करते हैं, जब भी कैपिटल में कमी आती है हम उसको डेबिट करते हैं। लेकिन इसको हम रिकॉर्ड कैपिटल के नाम से नहीं कर रहे, हम इसको ड्राइंग के नाम से कर रहे हैं, ताकि हमें पता रहे कि एक इंडिविजुअल ने ड्राइंग का अकाउंट अलग ओपन करने का मकसद ये होता है ताकि हमें पता रहे कि एक इंडिविजुअल ने कितनी ड्राइंग्स की हैं, किस किस महीने में कितने कितनी अमाउंट्स की ड्राइंग कर रहा है। इसलिए हम कैपिटल को डेबिट करने के बजाय ड्राइंग को अलग से डेबिट करते हैं ताकि आपको अंदाजा रहे कितना सामान जो है वो बिजनेस से निकल के गए। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 12 है, जिसके अंदर बिल्डिंग परचेज हुई है कैश की। 2 अकाउंट इफेक्ट इसके अंदर होंगे 12 ट्रांजैक्शन के अंदर, एक होगा बिल्डिंग अकाउंट, एक होगा कैश अकाउंट। क्योंकि आपने बिल्डिंग परचेज की है, बिल्डिंग आपके पास आ गई है, बिल्डिंग की माली 50,000 आपने पे किया, 50,000 आपका कम हो गया। तो बिल्डिंग का अकाउंट बनाएंगे और कैश अकाउंट बनाएंगे। बिल्डिंग का ताल्लुक एसेट्स के साथ है, इसमें इजाफा हुआ है, आप इसको डेबिट करेंगे। कैश का ताल्लुक एसेट्स के साथ है, इसमें कमी हुई है, आप इसको क्रेडिट करेंगे। सो दोनों अकाउंट्स का ताल्लुक एसेट्स के साथ है, एक में कमी हो रही है, एक में इजाफा हो रहा है। तीसरा ट्रांजैक्शन आपके पास डेप्रिसिएशन का, चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन द बिल्डिंग। ये बेसिकली नॉन कैश किस्म का ट्रांजैक्शन डेप्रिसिएशन होती है कि एसेट्स के ऊपर जो नॉर्मल वियर एंड टियर उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जब भी एसेट की वैल्यू कम हो रही है या एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और ये जो एसेट की जो वैल्यू में कमी आती है इसको हम एक अलग नाम से रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो है वो बेसिकली एक एक्सपेंस आपके लिए, आपके एसेट में, आपके रिसोर्सेज में कमी आना आपके लिए नुकसान है, आपके लिए एक्सपेंस है। तो जब भी बिल्डिंग के ऊपर, प्लांट के ऊपर या मशीन के ऊपर या व्हीकल्स के ऊपर डेप्रिसिएशन आती है तो उसके लिए जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस एसेट्स को हम कम कर देते हैं, और जितनी वैल्यू से वो एसेट कम हुआ होता है उसको हम एक अलग हेड से, एक अलग अकाउंट से डेप्रिसिएशन के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं इसको सिंपलीफाई इस तरह कर देता हूँ कि जब भी ये ट्रांजैक्शन होगा डेप्रिसिएशन वाला तो एक अकाउंट इसके अंदर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट होगा और एक अकाउंट उस एसेट्स का जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ रही है। मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट।
अब यहाँ पर 10% है, आपकी जो बिल्डिंग है वो 50,000 की है। जब हम 50,000 का 10% लेते हैं तो मतलब आपके पास अमाउंट आती है 5,000। आमतौर पर डेप्रिसिएशन जो है वो परसेंटेज के अंदर दी जाती है, बाद बात इसकी वैल्यूज भी दे दी जाती है। सो ट्रांजेक्शन नंबर 12 के मुताबिक, ट्रांजेक्शन नंबर 13 के मुताबिक डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन मतलब आपकी बिल्डिंग की वैल्यू के अंदर कमी आ रही है। जब बिल्डिंग की वैल्यू में कमी आ रही है तो इसका मतलब कि आपके एसेट की वैल्यू के अंदर कमी आ रही है। और जिस तरह मैंने बताया कि जो डेप्रिसिएशन है वो आमतौर परसेंटेज में दी जाती है, और उन्होंने कहा कि 10% जो है वो डेप्रिसिएशन हुई है। 10% डेप्रिसिएशन का मतलब ये कि आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 10% से कम हुई है। तो हम बिल्डिंग की वैल्यू को जब 10% से कम करेंगे तो हम जो उसका 10% लेंगे तो हमारे पास 50,000 का 10% 5,000 आ रहा है। तो हम जो कम होने वाली अमाउंट है उसको एक खास नाम से रिकॉर्ड करते हैं या एक खास अकाउंट से रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, ताकि हमें पता चल जाए कि हर साल कितना हमारा एसेट में कमी आ रही है। और इस डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम एसेट एक्सपेंस के हेड से एक्सपेंस के हेड के अंदर रखते हैं, क्योंकि एसेट में जितनी भी कमी आती है उसको हम हर साल अपने एक्सपेंस के तौर पर अपनी सेल, अपने प्रॉफिट में से कम करते रहते हैं। सो जो डेप्रिसिएशन है उसका ताल्लुक आपके एक्सपेंस के साथ है और एक्सपेंस के अंदर इजाफा हुआ है तो हम इसको डेबिट करेंगे। बिल्डिंग का ताल्लुक आपकी एसेट के साथ है, एसेट में कमी हुई है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में चला गया और जो बिल्डिंग है वो आपकी एसेट्स के अंदर रिकॉर्ड हो गई, यानी एसेट्स के तौर पर रिकॉर्ड हो गई। इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को डेबिट किया और बिल्डिंग को हमने क्रेडिट किया। लास्ट ट्रांजैक्शन की पेड सैलरीज है, आपने पेमेंट की है, डेफिनेटली कैश के अंदर पेमेंट की होगी। तो जो जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो दो अकाउंट बनेंगे इसके अंदर, एक सैलरीज अकाउंट और एक कैश अकाउंट। सैलरीज अकाउंट के अंदर इजाफा हुआ है उसका ताल्लुक एक्सपेंस के साथ है तो आपका तो सैलरीज को आप डेबिट करेंगे। कैश का ताल्लुक एसेट्स के साथ है, उसमें कमी है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर था, लेक्चर 3A, बेसिकली लेक्चर 3 की कंटिन्यूएशन थी, जिसका बेसिक मकसद एक रिवीजन सेशन करना था, जिसके अंदर बेसिकली आपको मजीद बताना था, प्रैक्टिस करवानी थी कि ट्रांजैक्शन का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। कि जब आप एक ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं तो उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से मुख्तलिफ अकाउंट्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं, किन किन मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर आप रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर ये देखना कि उन अकाउंट्स का ताल्लुक इन 5 हेड ऑफ अकाउंट्स के साथ किस किस के साथ है। फिर डेबिट, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक उसको डेबिट और क्रेडिट करते हैं। जब आप ये आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर कि हमने कौन से अकाउंट्स के अंदर उनको लिखना है, फिर आप उन अकाउंट्स को उनके हेड्स के साथ मैच करते हैं और फिर ये देखते हैं किसमें इजाफा हो रहा है, किसमें कमी हो रही है, और एज पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किसको हमें डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। और जो नई बात इस लेक्चर की वो ये थी कि एनालिसिस करने के बाद आपने जर्नल एंट्री को जर्नल एंट्री किस तरीके से बनानी है, जर्नल के पेज के ऊपर उस एंट्री को किस तरीके से पोस्ट करना है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो अमाउंट डेबिट हो रही है उसको पहले लिखें, थोड़ी सी स्पेस दें, और जो अमाउंट क्रेडिट हो रही है कि जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको आप थोड़ी सी स्पेस देकर इंडेंट करके डेबिट अकाउंट के नीचे जो है वो मेंशन करेंगे। ये कस्टमाइज वे है कि हमेशा डेबिट अकाउंट पहले लिखा जाता है, इंडेंटिंग की जाती है, स्पेस दी जाती है, और क्रेडिट अकाउंट बाद में लिखा जाता है, और रिस्पेक्टिव कॉलम के अंदर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट दी जाती है। हमने जितने भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर की हैं, तमाम ट्रांजेक्शन के अंदर जितनी अमाउंट से कोई चीज़ डेबिट हो रही है उतनी ही अमाउंट से कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है। अगर आप ट्रांजेक्शन नंबर 9 और 10 को देखें, जिसके अंदर 2 नहीं 3 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे थे, एक अकाउंट डेबिट हो रहा था ट्रांजेक्शन नंबर 9 में और 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे, जबकि ट्रांजेक्शन नंबर 10 में 2 अकाउंट डेबिट हो रहे थे और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। अगर आप इधर भी देखें तो अगर डेबिट 2,45,000 से हो रहा है तो क्रेडिट के जो 2 अकाउंट्स हैं उनका टोटल 2,45,000 बनता है। यानी जितनी अमाउंट से कोई चीज़ डेबिट होती है उतनी ही अमाउंट से दूसरी चीज़ जो है वो क्रेडिट होती है। हो सकता है वो 2 अकाउंट्स में हो या 3 अकाउंट्स में। ऐसे ही ट्रांजेक्शन नंबर 10 के अंदर भी 2 अकाउंट्स डेबिट हो रहे थे, उन दोनों का डेबिट का टोटल 50,000 था, जबकि एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, उसका अलग का टोटल जो था वो 50,000 का था। यही हमारा डबल एंट्री सिस्टम है कि हम एक ट्रांजेक्शन से कम 2 अकाउंट्स को या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स को इफेक्ट करते हैं। एक अमाउंट या 2 अमाउंट डेबिट में चली जाती हैं और बाकी अमाउंट जो है वो क्रेडिट में जाती हैं। जितनी अमाउंट से कोई चीज़ डेबिट होती है उतनी ही अमाउंट से दूसरी चीज़ जो है वो क्रेडिट हो रही होती है।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर 3 है। होप तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जर्नल से लेजर किस तरह तैयार किए जाते हैं उसकी तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।